Tensions escalate between India and Canada because of the Khalistan issue. The visa suspensions has created a lot of panic between students as the Khalistan issue results a sore relationship between India and Canada. ऐसे कुछ न्यूज आपने न्यूज़पेपर में जरूर देखे होंगे. ये न्यूज़ेस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि खालिस्तान इशू अब इतना इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक हो गया है कि हर कोई इस इशू के बारे में बोल रहा है. और इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है, अब इंडिया और कनाडा का जो व्हाटएवर कंट्रीज के बीच में रिलेशन है, वो हर चौराहे पे, हर टी स्टॉल पे लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो टेकिंग दैट सेम अपॉर्चुनिटी हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आज डिस्कस करते हैं. अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आगे फिर इंडिया और कनाडा का क्या होगा, फिर पंजाब और फिर सिख और फिर खालिस्तान इशू क्या होगा, खालिस्तान इशू क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इश्यूज क्या है. अदर थिंग इज दैट इतना रेडिकलाइजेशन इस पंजाब एज वेल एज खालिस्तान इशू में कैसे ही हुआ, हाउ इट हैज बीन एस्केलेटेड टू अ फॉरेन कंट्री लाइक कनाडा, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है. ऐसे जो भी मुद्दे हैं वो आपके इसके सॉल्यूशंस एक्सपर्ट्स देंगे इसी न्यूज़पेपर्स के थ्रू. अब फिलहाल के लिए हम ये डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट्स इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप्स में क्या रहेगा बेस्ड ऑन द इंडिया कनाडा इश्यूज. और इंडिया कनाडा इश्यूज में सबसे बड़ा इशू कौन सा है, खालिस्तान इशू. उसके वजह से इकोनॉमिक इंपैक्ट हो क्या रहा है इंडिया में, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Now, why we are not discussing other geopolitical as well as polity and governance issues? Because ये तो हर कोई डिस्कस कर रहा है, पर क्या कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट्स डिस्कस कर रहा है? एंड दैट ऑल्सो फॉर इंडिया एंड कनाडा. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस. इंडिया एंड कनाडा का रिलेशन ये कोई 1947 में जब हम इंडिपेंडेंस हुए तब से नहीं है. इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप जो है, दैट रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस आर वेरी ओल्ड सिंस आर फ्रीडम स्ट्रगल. तो कोमगातू मारू इंसिडेंट जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ है, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इंडिया एंड कनाडा. एंड इट शोज कि कैसे हमारे डीप रूटेड टाइज है इन दो कंट्रीज के थ्रू. एट द सेम टाइम हमें यह भी जानना होगा कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन, इट इज नॉट लाइक द फियरसम रिलेशन विच इंडिया हैज विथ सर्टन कंट्रीज. ये एकदम एक काम ओशन या फिर काम समंदर की तरह एक रिलेशन है. इट इज अ गुड रिलेशन विच इज सिमिलर टू अ काम वाटर. बट एट द सेम टाइम the infurious issues like Khalistan issue, it has created ripples in this calm water. अब जब ये ripples प्रोड्यूस हुए हैं, एट द सेम टाइम कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटा इशू बड़ा इकोनॉमिक सुनामी ना ला दे. और क्या सही में ये हो सकता है? लेट्स ट्राई टू टुडे डिस्कस व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपैक्ट्स बिकॉज ऑफ द खालिस्तान इशू ऑन इंडिया एंड कनाडा रिलेशंस. सो टू बिगिन विथ, let's start with the present scenario which is there in context of economy between India and Canada. अगर इंडिया और कनाडा के इकोनॉमिक स्टांस की अगर मैं बात करूं तो दोनों नेशंस में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, जो कि इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द मॉनेटरी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो ओवरऑल इवन इन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. एंड ओवरऑल अगर हम देखें हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज भी है. इट मे बी बिकॉज ऑफ द डायस्पोरा, इट मे बी बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी विच गोज इनटू द predominant areas of Canada, okay? And other than that, historical ties in the sense major of the people from the states like Punjab, Gujarat, Haryana, these are majorly moving to the Canada, and not since just after 2000 or LPG reforms, but rather from 1947, okay? इसी वजह से कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप है उससे हमें यह पता लगता है कि हमारे जो कल्चरल टाइज है वो बहुत ही स्ट्रांग है. आपको यह जान के हैरानी होगी कि कनाडा की सेकंड लैंग्वेज अगर हम देखें वो क्या है, पंजाबी है. तो उससे हमें पता लगता है कि कितना स्ट्रांग रिलेशन है. एट द सेम टाइम अगर ट्रेड की बात करें तो इन टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पकड़ के 4 बिलियन 8 बिलियन टोटल ट्रेड था इन द ईयर ऑफ 2022. अपार्ट फ्रॉम दैट एफडीआई इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, एफडीआई इन द सेंस सिंपल 10% के ऊपर अगर फॉरेन से कोई भी आपकी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है, ओके, तो उस इन्वेस्टमेंट को, ऑफ कोर्स उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट को हम एफडीआई कंसीडर करते हैं. अगर 10% से कम रहा तो एफआईआई. वो इन टोटल कितनी थी, 3.6 बिलियन थी. और कनाडा जो नेशन है उसके लिए इंडिया 17th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है. उसके अलावा
FDI, FII, FPI, ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट अगर हम पकड़े तो ऑलमोस्ट अब तक 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में. अपार्ट फ्रॉम दैट, people to people contact, yes, from tourism point of view, then student immigration, then apart from that the people from various states moving from for job opportunities, growth, all these results into a good people to people contact, which again also creates the economic benefits for both the countries. At the same time then comes the business partnership investment. So you could see various, not just private industries but also MNCs from Canada as well as India have been present in each other's territory, and for that also it may show that there is a presence of Canadian economy in India and Indian economy in Canada. इसके अलावा now a very important thing, just before Khalistan issue, India and Canada were talking about their comprehensive economic partnership agreement, SEPA. Similarly, it is similar to free trade agreement. ये क्या है SEPA? तो ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं. बचपन में क्या आपका कोई दोस्त था? मेरा भी एक दोस्त था, ठीक है. मेरे दोस्त का नाम क्या था? मेरे दोस्त का नाम था ओमकार. ओके, अब वो भी एक टिफिन लाता था और वो टिफिन में हर बार पनीर लाता था. ओके, ही यूज्ड टू ब्रिंग अ वेरी गुड वेजिटेबल, पनीर, एंड माय मदर यूज्ड टू गिव मी ओनली ग्रीन वेजिटेबल. ओके, नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन, आई एंड ओमकार डिसाइडेड दैट Now every time when we will bring टिफिन, हम जब हर बार टिफिन लाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम हमारे एक दूसरे के टिफिन एक्सचेंज करेंगे या फिर मिल के खाएंगे. क्योंकि ओमकार को क्या पसंद था? ग्रीन वेजिटेबल पसंद थे. मुझे क्या पसंद था? पनीर पसंद था. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया. हमने हमारे जो भी गुड्स थे जो हम टिफिन ला रहे थे हमने वो सिलेक्ट किया एंड देन वी बोथ एक्सेप्टेड कि क्या हम इसके ऊपर भाई ये हम मिल के खाएंगे या मिल के इसको बराबर शेयर करेंगे. Similarly, SEPA is also similar type of trade agreement. ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी दो कंट्रीज में होता है. जब दो कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक लिस्ट देंगे गुड्स की और उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, इंडिया और अफगानिस्तान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात, अफगानिस्तान इंडिया को गेहूं जब बेचता है तो इंडिया उसके ऊपर उस गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगाएगा. सिमिलरली, इंडिया जब अफगानिस्तान को क्या बेचेगा, सपोज फॉर एग्जांपल राइस या फिर कोई भी पल्सेस वगैरह बेचेगा, तब अफगानिस्तान भी उसके ऊपर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाएगा. आपको समझ में आया? सिमिलरली, कनाडा और इंडिया भी सेपा साइन करने वाले थे. अब सेपा इज वन ऑफ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, वो हम आगे देखेंगे. अदर देन दैट, इंडिया और कनाडा में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी था. व्हाट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट? सिंपल, सपोज इंडिया की रिलायंस यहां पर है. अब रिलायंस पेरेंट कंपनी यहां है, क्यों? क्योंकि नीता अंबानी जी यहां है. तो यहां पर सपोज पेरेंट कंपनी है और अगर डिसीजन ले लिया नीता अंबानी जी ने कि मैं एक मेरी सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी कंपनी कनाडा में खोलूंगी, सो दे व्हाट दे डिड वाज दे एस्टैब्लिश्ड अ सेकेंडरी कंपनी हियर. बट व्हाट हैपेंड इज दैट हियर दे अर्नड सपोज 10 करोड़ रुपीज इन द ईयर ऑफ 2023. अब इस 10 करोड़ के ऊपर यहां पे टैक्स लगेगा. अब ये 10 करोड़ एट द एंड ये कंपनी किसकी है? नीता अंबानी जी की है. सो दिस विल कम अगेन टू इट्स पेरेंट कंपनी रिलायंस. तो यहां पर जब वो 10 करोड़ आएंगे इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो टैक्स तो 2 बार लगा. सो दिस इज रॉन्ग विद बिजनेसेस. इसीलिए दो कंट्रीज कभी भी जब उसके हर एक के मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज एक दूसरे के ज्यादा टेरिटरीज में होते हैं, तब वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं. सो देयरफॉर DTAA इज साइड सो दैट एनी कंपनी विल नॉट गिव डबल टाइम्स टैक्सेशन. सो suppose a parent company has its subsidiary company in the other country, so therefore in either of that countries it can give only one time tax. That's it. Okay, now let's move forward. These were all the present economic scenario. So now you would have understand, if anything is going to happen bad because of the Khalistan issue, these are the things which will be affected. Let's take one things and try to discuss over it. First is, suppose trade got affected, then what? So in context of trade we are talking, I already told you comprehensive economic partnership agreement was there between India and Canada. Talks were going on specially, but what happened is very, very unfortunate. Overall, why this SEPA was made? Because as much as $6.5 billion का ट्रेड दोनों कंट्रीज में हो रहा था at the same time, and this is only about the goods.
ओके, विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवरऑल अगर हम देखें तो कनाडा को 3.8 बिलियन का जीडीपी गेन हो रहा था इस ट्रेड की वजह से। एट द सेम टाइम इंडिया को अगर हम देखें तो 5.9 बिलियन का गेन हो रहा था। Okay, so both the countries were gaining because of this trade, and that is why both the countries what they were trying to do, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने वाले थे, जिससे क्या हो सके, इनका जो टोटल जीडीपी गेन और टोटल जो डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स में जो उनको गेन हो रहा है इस ट्रेड एक्टिविटी की वजह से, वो और इंक्रीज हो जाए। इसीलिए वो और ट्रेड को इजी करना चाहते थे, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना चाहते थे। सो दिस नाउ whatever talks of SEPA are there, those have halted. And मुझे ऐसा definitely लगता है, even experts which from even in economic times and it has been mentioned that SEPA talks now it would be very difficult to resume them because India, as India has cancelled its all the visas, there is very less chance कि इंडिया अब सेपा के कंटेक्स्ट में कोई भी एक फर्म कंफर्मेशन या फिर एक कोई भी स्टैंड लेगा। ठीक है, अब ये चीज मुझे लगता है सेपा जो है वो दफन ही हो गई है। The second thing which we are talking about is explaining what is SEPA. तो एक बार ट्रेड एग्रीमेंट सारे देख लेते। ये देखो, पहले तो एक स्ट्रक्चर देख लो कि ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। पहला होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने मेरी स्टोरी बताई, मेरे बचपन के दोस्त ओमकार और मेरी। अब प्रेफरेंशियल ट्रेड मतलब क्या, सिंपल, ओमकार ने डिसाइड किया कि बस सब्जी शेयर करेंगे, ओनली वी विल शेयर द वेजिटेबल, और मैंने भी उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई बस वेजिटेबल शेयर करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि हम चपाती शेयर करेंगे। ठीक है, सो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, अ प्रेफरेंस इज गिवन टू अ गुड। फिर आता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता क्या है, दोनों कंट्रीज क्या करते हैं, एक आपकी पॉजिटिव लिस्ट देते, लिस्ट ऑफ गुड्स, दोनों कंट्रीज की जो गुड्स की लिस्ट होगी उनके ऊपर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर कम ड्यूटीज लगाएंगे। सो हियर यू कुड सी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया अफगानिस्तान में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर आप देखो और उसको रीड करो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होती है, सिंपल, टू और मोर पार्टनर्स जो होते हैं they agree on preferential import tariff on certain products. A list, positive list is given to the both of the countries, they exchange each other. Then comes free trade agreement. उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे जैसे हम ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ा रहे हैं यहां पर, वैसे वैसे वो ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही, उसका जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब सुनो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। इसमें कुछ नहीं होता है, इट इज अ बिगर ब्रदर ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहां पर क्या होता है, आपको पॉजिटिव लिस्ट ऑफ गुड्स देनी होती है। मतलब क्या, ओके व्हीट, राइस, जोवर, बाजरा, इसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा इंडिया की तरफ से। आपकी कौन सी लिस्ट है बताओ। पॉजिटिव लिस्ट के साथ साथ आपको दूसरी जो कंट्री है वो निगेटिव लिस्ट भी देगी। ओके, निगेटिव लिस्ट मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर कहा पेट्रोल, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, इसके ऊपर भाई आप हमें कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें जितना इंपोर्ट टैक्स लगाना है हम लगाएंगे। सो अलोंग विद पॉजिटिव दे आल्सो गिव यू निगेटिव लिस्ट। ये हो गया आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और श्रीलंका में ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में बस गुड्स होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स भी होते हैं और सर्विसेज भी होते हैं। देन कम्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अगर इसको देखो तो यहां पर आपको टैरिफ रेट्स ही नहीं बल्कि टैरिफ रेट कोटा भी मिलता है। सो हियर स्पेशली कोटा इज गिवन फॉर सच लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अदर देन दैट इफ यू सी एग्जांपल इंडिया एंड मलेशिया, इनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। तो जनरली जितने भी गुड्स है, जितने भी ट्रेड टैरिफ्स है, अगर हम देखें तो उसके लिए कोटा दिया जाएगा। तो कोटा का एडवांटेज क्या है, यू गेट अ ब्रीफ मार्जिन जिसके ऊपर आप सेल और ट्रेड कर सकते हो। और आपको पता ही होगा कभी भी आपको मार्जिन मिला तो आपके लिए कभी भी अच्छा होता है। सो अगेन द ट्रेड, आपका ट्रेड का स्कोप बढ़ गया। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का स्कोप कम हो गया, फ्री ट्रेड का उससे ज्यादा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट का उससे ज्यादा, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उससे ज्यादा। अब इसमें एडिटिव क्या होता है, अलोंग विथ ट्रेड इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज इज ऑल्सो देयर, इवन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो देयर। Apart from that, various economic partnerships are also considered, custom cooperation, intellectual property rights, etc., etc. So every aspect of economic domain is brought. In spite that two countries are regionally distant, it is like both countries are walking towards a same economic future. ये बहुत बड़ा एक स्टेप होता है दो कंट्रीज के लिए, एंड दैट हैज बीन हॉल्टेड। इट इज रियली वेरी वेरी सैड बिकॉज ऑफ दिस इशू। फॉर एग्जांपल इंडिया और जापान, इट इज सेड दैट इंडिया जापान भाई भाई है, राइट। दिस इज बिकॉज ऑल्सो कि इंडिया और जापान में सेपा है।
ओके, आफ्टर सेपा और सेका कम्स कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन अगेन ब्रॉडर हो जाता है. देन कम्स कॉमन मार्केट, जहां पर आपका इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक मार्केट होता है दैट बिकम्स ओपन फॉर वेरियस कंट्रीज. एंड देन कम्स इकोनॉमिक मार्केट, जहां पर करेंसीज, फ्लो ऑफ whatever labor, migration, these also policies expand. So इकोनॉमिक मार्केट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन पे क्या होता है, एक ही सेम करेंसी है, माइग्रेशन भी हो सकता है, यूके का फ्रांस में जा सकता है, फ्रांस का जर्मनी में जा सकता है, राइट. तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक मार्केट है, दैट इज यूरोपियन यूनियन. दो यूके ने उससे क्या किया है, निकल चुका है बाहर, राइट. सो ओवरऑल दीज वेर ऑल योर एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर कंसेप्ट हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या अफेक्ट हो सकता है. तो इंडिया और कनाडा में इतना ट्रेड है ही क्या, लेट्स टॉक अबाउट दैट. इतना क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं यार, हम देख ही लेते हैं इंडिया और कनाडा में ट्रेड क्या है. की आइटम्स इन ट्रेड, गुड्स ट्रेड्स राइजिंग टू ऑलमोस्ट $8 billion, ओके, इन द ईयर ऑफ 2022. ओवरऑल कनाडा और इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है 4 बिलियन है, ठीक है. इंडिया लेंटिल्स इंपोर्ट करता है कनाडा से. आपको पता ही होगा कनाडा में क्या है, एक्सटेंसिव फार्मिंग बहुत ज्यादा है. तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है. इंटेंसिव इन द सेंस लार्ज ट्रैक्टर्स, मशीन्स, जिससे प्रोडक्शन 2-fold हो जाता है. टन्स और मिलियन टन्स में कनाडा प्रोडक्शन करता है लेंटिल्स का, और बहुत सारे ग्रेड्स का भी. तो वो इंपोर्ट होता है इंडिया में. अदर देन दैट इंडिया अगर हम देखें तो हम एक फार्मास्यूटिकल और सॉफ्टवेयर कंपनीज का हब है. इसीलिए हम फार्मा और सॉफ्टवेयर कंपनीज को क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और कनाडा कंपनीज का एक्सपोर्ट करते हैं. टू हुम, कनाडा. अदर देन दैट इफ यू सी, कनाडा से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, कोल, कोक, ब्रिकेट्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है. सो कनाडा से क्या क्या आता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए बहुत कनाडा फेमस है, नेचुरल गैसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. तो ये सारी जो चीजें हैं वो इंडिया इंपोर्ट करता है. अदर देन दैट इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, कंज्यूमर गुड, फास्ट मूविंग जो गुड्स होती है, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये भी इंडिया कनाडा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है. सो इसका आउटकम क्या आ सकता है, सपोज ये सारे हमने जो प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, tomorrow if because of the sore ties between India and Canada, suppose if trade is getting affected, what may happen, it may happen that nothing but trade अगर affect हुआ तो कल trade deficit हो सकता है, ठीक है. BOP will get imbalanced, balance of payment जो होता है वो imbalanced हो जाएगा. किसी एक कंट्री में, इंडिया या फिर कनाडा में क्या होगा, imbalances हो जाएंगे, ठीक है. कनाडा या फिर इंडिया में imbalance हो जाएगा ट्रेड का. अदर देन दैट ट्रेड वॉर अगर हम देखें तो ट्रेड वॉर भी होने की ज्यादा चांसेस है इन दिस 21st सेंचुरी. व्हेनेवर सोर रिलेशंस आर देयर बिटवीन टू कंट्रीज, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वहां पर ट्रेड वॉर हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देन कम्स इन्वेस्टमेंट. ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, कनाडा इज इंडियाज 17th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर अगर हम बात करें. अपार्ट फ्रॉम दैट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कनेडियन पोर्टफोलियो की देखें, मतलब क्या, जो भी इन्वेस्टर्स है जो कि स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, वो लार्जेस्ट ऑलमोस्ट 15 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट है ये पोर्टफोलियोज में इंडियन स्टॉक मार्केट में कैनेडियन लोगों की. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट. अपार्ट फ्रॉम दैट रियल इस्टेट में एज वेल एज वॉट एवर रिन्यूएबल्स आर देयर, फाइनेंशियल सेक्टर इज देयर, इन दैट ऑल्सो अगेन $15 billion इन्वेस्टमेंट इज देयर. सो मेक इट श्योर दैट आपको पता ही लग गया होगा कि कितना कैनेडियन डॉलर इंडिया में आ रहा है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अदर देन दैट अगर आउटकम रहा तो क्या होगा, अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर बंद हो गई, सिमिलरली इंडियन इन्वेस्टमेंट भी कनाडा में है. ओके, सो अगर ये इन्वेस्टमेंट इफ इट इज इंपीच्ड, ओके, so at the same time balance of payment will definitely get affected, and as balance of payment will get affected, it will definitely result into trade deficit in either of the countries. ठीक है, एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. इट इज नथिंग बट किसी भी दो कंट्रीज में ये एक बैलेंस होता है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है उसके बीच में. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, बिकॉज ऑन दैट इट विल डिटरमाइन कि मेरे पास पैसे कितने बचते. सिंपल, सपोज मेरी जो मंथली मेरी जो सैलरी, या फिर एक कंसिडर करो, कंसिडर वी ऑल आर स्टूडेंट्स, मेरी मंथली पॉकेट मनी सपोज ये कंसिडर करो 5,000 रुपए. मैंने मेरे दोस्त को, ठीक है, 2,000 रुपए
जस्ट एज अ डेट दे दिया, ठीक है, लोन दे दिया उसको, 2,000 रुपए उसको चाहिए थे, मैंने दे दी, ठीक है। मुझे पिछले महीने मैंने मेरे एक दोस्त से 1,000 रुपए लिए थे, ठीक है, मैंने उसको 1,000 रुपए दे दिए, ठीक है। सो टोटल 5,000 रुपए आए, 2,000 रुपए मैंने मेरे दोस्त को दे दिए एज अ लोन, 1,000 रुपए मुझे देने ही थे, वो मैंने दे दिए, सो आई एम लेफ्ट विथ 2,000, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, look at these dealings of now I am left with only 2,000, right? Now I have to spend, I have to travel, I have to eat, I have to give my rent. क्या ये 2,000 में हो सकता है जब मेरी पॉकेट मनी 5,000 है, राइट? सो दिस विल अफेक्ट माई डेली लाइफ, दिस विल अफेक्ट माई रिजर्व। तो इसी वजह से जो इंडिया का फॉरेक्स रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज, वो भी अफेक्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता क्या है, सो नेक्स्ट मंथ में प्रॉब्लम क्या होगा, जब मेरे पास 2,000 रुपए बचेंगे, आई विल रिक्वायर कि मेरा दोस्त वो 2,000 रुपए मुझे रिटर्न दे दे। अगर वो देगा नहीं तो मेरी ये जो मेरे पास बचे हैं 2,000 वो खत्म हो जाएंगे। सो आई हैव टू वेट टिल माई पेरेंट्स अगेन सेंड मी 5,000 रुपीज। इस तरह से नेशंस के बीच में भी होता है, राइट? कितना एक्सपोर्ट से कितना पैसा आया, इंपोर्ट पे कितना पैसा गया, राइट? उससे हमारा फॉरेक्स डिसाइड होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज टू डिटरमाइन दैट ओनली। ट्रेड इन गुड्स, trade in goods in the sense import export of good, whatever. Trade in services, whatever services you are providing to the nation, other foreign nations, and whatever they are providing in your nation. Transfer of payments, for example remittances, for example पंजाब की फैमिली से एक यंग लड़का कनाडा चला गया, वहां पर सपोज वो ट्रक चला रहा है, ट्रक चलाकर वो कितने कमा रहा है, 8,000 रुपीज सपोज ही इज अर्निंग, $8,000, okay. Now suppose he is earning $8,000, out of that almost 50 to 40% he will be sending back to home. When he'll send that money back to home in Punjab to his mother and parents, that is called as remittance, the money which is sent to the parent or to our native country from the foreign country. Then comes, these are transfer of payments. Overall all these transactions, these are short term transactions, and that is why these are called as current account. Whereas long term transactions which are to infuse the capital, to create the capital, these are foreign investments like FDI, FPI, FII, external assistance like deposits, borrowing, as well as other flows. This is called as capital account. Overall balance of payment इसी के additions के ऊपर depend करता है, okay? Then this was related to your balance of payments, and whatever balance of payment we were talking about, this determines how much foreign exchange we will have and overall your economic whatever reserves which we are having. And that is why your investment was very very important issue. अगर investment थोड़ी भी affect हुई दोनों के relations की वजह से, it will show the results in the balance of payment. Then comes your double taxation avoidance agreement. India and Canada, if you see, both have signed DTAA. कितने सारे एमएनसी कंपनीज है कनाडा की, जैसे कि बोम्बार्डियर, एसएनसी लेवलिन, ये सारी कंपनीज इंडिया में है। सिमिलरली इंडिया की टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो कनाडा में है। तो ये सारी जितनी भी कंपनीज है इनके ऊपर डबल टाइम टैक्स लग सकता है, एक कनाडा में भी और इंडिया में भी, इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया। लेकिन अब ये अगर अगेन इफ बोथ द टाइज गेट सोर, देन इवन दिस में कम इन क्वेश्चन, क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एट द एंड इट इज अ एग्रीमेंट। तो अगेन अगर ये क्वेश्चन में आ गया, इट में रिड्यूस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज, एंड एज एमएनसीज आर इन्वॉल्व्ड इट में अफेक्ट बोथ द कंट्रीज निगेटिवली। फिर बात करते हैं आपके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कनाडा के और इंडिया के रिलेशंस ने, अगर जितना हमारे जो स्टैटिक मॉनेटरी इकोनॉमिक जितने उसके इन्फ्लक्सेस नहीं है, उससे ज्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में इट विल really affect the both the countries. First is 2.2 to 4 million Indians in Canada, and Indian immigrants in Canada, if you see, these are almost 8%, and that also in the most industrious province like Quebec and Ontario. तो इंडिया की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे कनाडा में, आपको 5 to 8% कम लगेगी, पर वो पॉपुलेशन बस इस दो प्रोविंस में है, जो कि है क्यूबेक, ऑन्टेरियो, और सारे सदर्न जो कनाडा के प्रोविंसेस है, दीज आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस, जिसके ऊपर ये पूरा कनाडा चल रहा है। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब हम देखते हैं कि इंडियन इमिग्रेंट्स तो बस 8% है कनाडा में, हमको लगता है यार कुछ कम नहीं है, ज्यादा होने चाहिए थे, बट एक्चुअली में वो ज्यादा ही है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट दिस 8% इज ओनली इन द ओंटारियो, क्यूबेक एंड दिस टाइप ऑफ प्रोविंस। ऊपर के प्रोविंसेस में ज्यादा इंडियन जाते भी नहीं है। ठीक है,
Then comes Indian students, largest population in 2022, if you see, that was almost crossing 2 lakhs. ठीक है. Apart from that, tourism अगर आप देखोगे 3 lakh Canadians इंडिया में हर साल आते हैं. ठीक है. After Corona, you will see that Canada also ranks in top 10 nations of tourism nations which come into the India. और इंडिया ने जब उनका वीजा कैंसिल कर दिया है, again it has raised and again it has affected the tourism industry like could be seen. Then remittances, if you see, 2.877 billion, and if you see from all the countries from which top remittances sources come to India, Canada is the 9th. ठीक है. So Canada 9th है जो remittances में in total. अगर हम ये भी देखें तो and if you consider even Punjab, then it becomes very very important for this all the Sikh community. Why? Because major of their remittances as well as income is totally dependent on the only money which comes from Canada to India. ठीक है. Apart from that, visa suspension ने students में पैनिक कर दिया है, एंड एट द सेम टाइम वीजा सस्पेंशन ने ये भी एक टेंशन हो गया है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी रिपल्स देखना चालू कर दिया है, बिकॉज Canada is one of the top 10 countries who are the tourist attractions in our India. Other than that, students में पैनिक क्यों है? Because जैसे इंडिया ने सस्पेंड कर दिया कनाडा के टूरिस्ट को, सिमिलरली कहीं कनाडा अगर सस्पेंड कर देता है स्टूडेंट्स को, देन दैट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. आउटकम क्या है? चेंज इन डायस्पोरा डेस्टिनेशन. अगर आप अभी किसी को भी पूछोगे कि अगर आपको स्टडी के लिए जाना है तो क्या आप कनाडा जाओगे, आपको 10 out of 8 people, this was a report made by Brute, कि 10 out of 8 people अगर आप देखोगे तो वो बोलेंगे कि हमें कनाडा नहीं जाना है, हम यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, बट हम कनाडा अब तो नहीं जाना चाहते. राइट. सो दिस is the outcome which you could see. Again, when this outcome, if it changes at Indian diaspora population is large, इंडिया को उससे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट तो इसको कनाडा को ही होगा. Then comes the main topic which I was going to talk about. After talking about India and Canada relations, let's try to conclude. But before concluding, let me give you a picture what is happening with the Canadian economy itself. ठीक है, ताकि हमें यह रियलाइज हो सके कि क्या चल रहा है कैनेडियन इकोनॉमी में. आपको पता ही होगा, एज सुन एज इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद एक टर्म था विच वॉज कॉल्ड एज द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम. व्हाट वाज द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम? कुछ नहीं, इंडिया में थोड़े पैसे कमा के अमेरिका में जाके सेटल हो जाना, यह था द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम. यह सपना देखा था बहुत सारे गुजराती फैमिलीज ने. Similarly, it became very very difficult because of the protectionism policy which came after LPG reforms. अभी देखने जाओ तो H1B1 वीजा जो भी है इतने डिफिकल्ट है कि यू कैन नॉट इजीली गो टू यूएस एंड गेट वीजा एंड स्टे देयर फॉर लॉन्गर years. So the solution is, rather than watching the great American dream, you can watch the great Canadian dream. तो लोग क्या करते हैं, rather than going to directly America, they go from India to Canada and from Canada to America, because from going from Canada to America it is very very easy. So this is why the total, if you see student population, it goes to US if it is possible, and if it is not, then Indian student always choose their second destination as Canada. Now this was true only till 2016. After 2016 there have been certain changes in this movement of our Indian student community and Indian diaspora, and I'll give you the reasons for it. पहला तो रीजन ये है कि इंडियन कम्युनिटी 2016 के बाद अब वो ये सोचने लगे हैं that rather moving to Canada, because even the Canadian economy which is there, that is showing some fractures and some structural problems in the Canada. ठीक है, कनाडा में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है. अब उसके ऊपर ये खालिस्तान इशू हो गया. नाउ दिस इज गिविंग इनफ रीजंस टू आवर इंडियन स्टूडेंट्स कि इंडियन स्टूडेंट्स अब खुद ही चूज कर रहे हैं कि भाई अब कनाडा जा सकते हैं, लेकिन rather than that, let's go to Australia, let's go to New Zealand, let's go to any other country. So therefore, this term after post 2016, the term of the great American dream, the great Canadian dream, these dreams have become just a bubble which have bursted. अब कोई भी
वेस्टर्न कंट्रीज के उस ऑफशोर पे, अटलांटिक ऑफशोर पे जाने का इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है येट देयर इज वन एक्सेप्शन दैट पंजाबियन whatever families are there, Punjab and Sikh community, they will definitely continue to go to Canada. Why? Because already in Canada, in Ontario, in Quebec, you could see that there already Sikh and Punjabi relatives or relations or families are there. So therefore they give them a holding hand, okay, to make their careers, to it also becomes very, very easy for changing their location as it feels like home to them. ओके, सो टोरंटो का एग्जांपल ले लो, ओके, ब्रैम्पटन का एग्जांपल ले लो, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, वो इट फील्स लाइक होम. That is why in context of Punjab this scenario won't change that much, but for rest of the Indian students and diaspora this will definitely change, which has been also given in different reports. Now what is the problem with Canadian economy? So remember this very, very carefully. Canada जो है उसका जो productivity है that is much more less than United States of America. Now why is this? This is because overall Canada का जो investment as well as जो growth model है, it is not dependent on business and investment and production. It is not dependent on that. It is rather dependent on various other things. So overall अगर हम innovation की बात करें, overall अगर हम बिजनेस की बात करें, टोटल प्रोडक्शन की बात करें, आपको पता है कनाडा कितना इन्वेस्ट करता है इन चीजों पे? ओनली 9.1%. पर आपको पता है कि हाउसिंग में कनाडा कितना इन्वेस्ट करता है? कनाडा इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 18.7% इन हाउसिंग. कंपेयर करो इनोवेशन, बिजनेस और प्रोडक्शन, इसके 2 टाइम्स हाउसिंग में इन्वेस्ट कर रहा है कनाडा. तो आप ही बताओ कनाडा की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़िया होगी कि कैसे होगी? एंड दैट इज वाई अगर आप हाउसिंग रेट्स देखोगे, ये देखो हाउ हाउसिंग रेट्स आर इंक्रीजिंग. इट हैव बिकम ऑलमोस्ट 2x टाइम्स व्हेन इट हैज हिट various populations. In spite of earning in Canada, they are facing financial crisis because as they are paying huge rents, and this term is also called as rent rage. रेंट रेज 2016 के बाद कैनेडियन जो भी डायस्पोरा था वहां पर, चाइना या फिर एशियन कंट्रीज, इंडियन कंट्री से जो भी डायस्पोरा गए हैं वहां पर, दे आर टुडे क्राइंग, दे आर कमिंग बैक टू इंडिया. व्हाई? बिकॉज रेंट देयर इज टू मच. एट द सेम टाइम द प्रॉपर्टी बाइंग बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन कैनेडा. अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों? सिंपल, मुंबई में घर खरीदने जाओगे तो क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर्टी रेट्स हाई है. सिमिलरली आप बैंगलोर में भी घर एक बार खरीद सकते हो, दिल्ली में भी खरीद सकते हो, लेकिन मुंबई में वो घर खरीदना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है. सिमिलरली कनाडा में हाउसिंग की यही हालत है. देन कम्स ओवरऑल कैनेडाज हाउसहोल्ड डेप्ट टू जीडीपी. ओवरऑल कर्जा अगर आप देखोगे, सो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो शोज दैट द डेट which has been there in housing or real estate that is increasing till to 2020. तो ये भी एक रीजन है कि डेट हाउसिंग कंटेक्स्ट में बहुत ही इंक्रीज हो रहा है कनाडा इस कंट्री का. एंड ओवरऑल दैट्स व्हाई अगर डेट अगर हाउसिंग में ज्यादा ये हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई कैनेडन whatever government is there Canadian, that is not spending on innovation, that is not spending on production, that is not spending on their businesses. And that is why you could see overall the productivity which you see, overall output per hour of US is more, and of Canada, look at the gap from the year of 1994 till 2020. तो इस तरह से आपको पता लग रहा है कि कैसे कनाडा की प्रोडक्टिविटी कितनी कम है. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज द कैनेडाज डिपेंडेंस ऑन वेरियस एक्टिविटीज. ओवरऑल कनाडा का जो जीडीपी है वो बस इन 4 एक्टिविटीज से आता है. कौन सी? माइनिंग, लंबरिंग जो कि है बड़े बड़े पेड़ों को काटना, देन कम्स योर फ्यूल, नेचुरल गैस, एंड अगेन योर वॉट एवर क्रूड ऑयल इज देयर, दोज. दिस मच आर द मेजर एक्टिविटीज इन कैनेडा. इसके अलावा कुछ मेजर एक्टिविटीज नहीं है. दैट इज वाई आपने देखा रहेगा कनाडा में लॉजिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कनाडा बनाता ही नहीं है, वो बस इंपोर्ट करता है. एक जगह से दूसरे जगह पर बस वो ट्रांसपोर्ट करता है. इसीलिए आपने देखा होगा कनाडा में जितना डॉक्टर नहीं कमाता है उतना एक ट्रक ड्राइवर कमाता है. यही रीजन है उसका. ठीक है. देन कम्स कंक्लूजन. ओवरऑल अगर हम बात करें कनाडा की इकोनॉमी के बाद, हमने समझ लिया कि कनाडा के साथ हो क्या रहा है. फिर हमने ये भी देखा दैट हाउ इंडिया एंड कनाडा रिलेशंस are actually could create further problems in the economic ties of both of the nations. Conclusion क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल एक डायलॉग होना चाहिए बोथ ऑफ द कंट्रीज के बीच में.
As you know, खालिस्तान issue is actually a secession issue. Secession क्या होता है? किसी भी एक जमीन के टुकड़े को काट के अपना टुकड़ा मान लेना. Okay, so that belongingness that should be clarified within the community which is inside the country or maybe outside the country. Whatever it is, this issue should be addressed. Other than that, the short-term impacts in economy of both the countries is always SEPA, tourism sector and student migration. Long-term impacts will be there in future, and it may even there are signs of trade war, but those would be averted if this issue is resolved between both of the countries. In this whole of the finance lecture, what we saw today was nothing but the relations of India and Canada. Overall, if you see, we discussed various dimensions, and I hope that you get today some things which are not the things which other are talking about. ठीक है? So दूसरे जो common points बोल रहे हैं कि खालिस्तान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये क्या हो रहा है कम्युनिटी के साथ, rather than that आज हमने बहुत ही एक ऐसी substance की चीज बात की which so much of people know less about. बहुत सारे लोगों को जो चीजें पता नहीं है वो हमने आज डिस्कस की. Thank you. See you next time.